परंपरागत और गैर परंपरागत समझते हैं, ट्रेडिशनल। गुरुकुल पद्धति, संस्कृत स्कूल जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, जैसे संस्कृत कॉलेज स्कूल भी होते हैं, तो वो इसके अंदर में आते हैं जहाँ गुरुकुल चलते हैं, ठीक है, वो परंपरा होते हैं। वहां का जो उद्देश्य होगा वो वहां के अकॉर्डिंग होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल का होगा वो वहां के हिसाब से होगा, हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम के हिसाब से होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसके अलावा भी ये तो हुआ अपने स्कूल के लेवल के हिसाब से, स्तर के आधार पर। अब स्तर के आधार पर कैसे, जैसे वहां में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, अपर मिडिल, है ना, और उससे ऊपर हायर एजुकेशन सब आ जाएगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो प्री प्राइमरी नर्सरी लेवल के बच्चे होते हैं उनका सिलेबस उनके हिसाब का होता है। वहां पर टीचर हाथ पकड़कर लाइनिंग खींचना सिखाता है, उनकी उंगलियां राइम्स की बुक्स पर चलती हैं और वो ठीक वैसे चलती है जैसे उनका अक्षर के हम बोलते हैं किताब पर उंगली चलती जाएगी। और अगर आप दबाओगे तो वो विद करते हैं, आसमान में चंदा बोल, पापा जी के पैसे बोल, मम्मी जी की रोटी बोल, है ना, हमने बोल, तुझे बोल, सारी दुनिया बड़े जोर से चिल्लाकर कुछ होकर करते हैं, गाते हैं। और अगर किताबें की लोगों पर उंगली भी चलती है, कभी ना गवर्नमेंट स्कूल में अगर कभी गए हैं तो वहां पर छुट्टी के टाइम पर दो होता है और अच्छा इंटर्नशिप पर देखिए, है ना, और वो एक खड़ा होता है वो ऐसे राम पता नहीं ऐसे चलता रहता है, लगता है बड़ी चलता है। तो क्या वो अंतर आ रहा है? मिशनरी स्कूल में मिशनरी के हिसाब से व्यवस्थाएं होती है, परंपरागत स्कूल में परंपरागत के हिसाब से होती है, यानी जैसा माध्यम जैसा देश वैसा। सीधी सी बात है कि हमारे उद्देश्य कैसे बनते हैं, समाज और शासन के आधार पर उनका निर्माण होता है। क्लियर हो गया? अब मैं इसका यहाँ पर ये वाला चैप्टर रखा दिया है। अलग बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी अवसर मिले भी प्राइमरी स्कूल तो मिलता है, मुझे नहीं जाना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यस्मरण ये समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे में आप अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चीकू का रंग कैसा होता है और आलू दोनों को मिला दें, और बच्चे को अगर पता होगा कि फल कौन सा है और सब्जी कौन सी है तो और अगर उसको पता ही नहीं होगा तो उसको ना तो आलू से मतलब है ना चीकू से मतलब है। ऐसे ही अगर सारी सब्जियां आप मिक्स करके रख दोगे थोड़ी थोड़ी सी और से कहोगे कि इसमें से ढूंढ के बताओ ये टमाटर है कौन सी है, तो उसको इसका मतलब क्या हुआ, पहले ज्ञान में बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा जिसको शब्द ज्ञान भी नहीं होता, ये तो बड़े बच्चे होते है ना, जिसके पास शब्द नहीं होता है वो नहीं कहता है, सिर्फ स्पर्श करते हैं, आपको से देखना और मुस्कुराना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, है ना, वो भी आपको देखता है, आपके स्पर्श को पहचानता है। उससे जो थोड़ा बड़ा होता है या वो छोटा होता है तभी हम घूमते घूमते कहते हैं देखो पंखा बोलते हैं ना, घुमाते घूमते, तो धीरे धीरे उसको लगता है हाँ ये वाली जो चीज़ होती है वो पंखा होता है, तो आपके स्पर्श से उसको पकड़ने की कोशिश करें। फिर जब थोड़ा सा वो चलने लग जाता है तो एक कॉम्पिटिशन अपने आप चल रहा है, तैयार हो जाता है अपने लिए, सब जगह बैठ जाते हैं घर वाले, देख लो मुझे पहचान दिया होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें क्या जाहिर करती है, ज्ञान और स्मरण। समझ में आए? अब ये ज्ञान और स्मरण का दूसरा पार्ट क्या था, ये भाई यहाँ पर सेट होगा तभी तो हमारे दो पहलू काम करेंगे। जब दो पहलू काम करेंगे तो यहाँ छाप छूटेगी, और यहाँ छाप छूटेगी तो गाने के साथ
यहाँ नींद लगी होती है और कुछ लोगों को देखता हुआ चलते चलते करते होता है, नहीं होता क्या? गाने याद करवाते हैं क्या अपन? किसी को नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं ना वो भी आते हैं ना। तो फिर यानी कोई भी चीज़ आसानी से तब हमें याद होती है जब हमारे यहाँ पर छाप छोड़ेगी और हमारा दिल उसे स्वीकार कर लेता है, तो हमारे व्यवहार में वो स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी। और जब तक इन तीनों का सेटिंग नहीं बैठेगा तब तक अपना कितना भी पढ़ लो, बोलते हैं ना काग पढ़ाया अपनी जगह बढ़िया चालू है, समझाया समझा नहीं देगा। इस कहावत का मतलब है कि आप लाख कोशिश कर लो लेकिन मार मार कर आप वापस नहीं बना सकते। जब तक शिद्दत खुद में नहीं होगी तब तक आप उसको सिखा नहीं सकते। तो इन एग्जाम्पल से आपको ज्ञान तो समझ में आ गया और हार्ट का प्रोसेस भी समझ में आ गया कि हमारा दूसरा भावात्मक पक्ष क्या कहता है और उसके बाद में क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत हमें कैसे काम करना है। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो ये विभाजन है ज्ञान के, जो संश्लेषण विश्लेषण जो भी है, ऐसे सबके अलग अलग स्टेप्स हैं जो यहाँ पर अभी लिखे हुए नहीं है और जो शायद डाले हुए भी नहीं है, वो बचे हुए हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो मैं इसको विराम दे दूँ, आप इससे संबंधित चिंतन कर लेना और फिर कुछ समझ में नहीं आवे तो मुझसे पूछ सकते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में हम सोचते हैं इसे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करते हैं, लक्ष्य जिसे अपन प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई कि उद्देश्यों के आधार पर प्रोसेसिंग करके हम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और पता, हमने अंतर पूछा, लक्ष्य बड़ा होता है कि उद्देश्य बड़ा होता है? लक्ष्य बड़ा होता है और उद्देश्य सीमित होता है या सीमित होता है? बोलो, कौन बताएगा? प्रश्न आया हुआ है ना तुम्हारे भी, वो फिर भी आ सकता है। बैठो। अच्छा, आप सब मास्टर बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, ठीक है? तो अपना लक्ष्य क्या रहा? मास्टर बनना, है ना? अब उसके लिए अपना उद्देश्य क्या था? प्रोसेसिंग करना। सबसे पहले प्रोसेसिंग अपन ने पता किया कि एंट्री पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म कब भरेगा, फिर हमने उस पर परीक्षा कब होगी उससे रिलेटेड अपनी जो भी छोटी छोटी तैयारियां हैं वो, ठीक है? जब रिजल्ट आ गया, पास हो गए, प्रोसेस चल रहा है ना, पास होने के बाद में जो पीटीटी का प्रोसेस है कि आपको ये वाला प्रोसेस करने के बाद कॉलेज नाम फिर करने होंगे, ये करना होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के पश्चात ये कक्षाएं होंगी, कक्षाएं होने के बाद 2 साल तक जो भी आपका ट्रेनिंग प्रोसेस है वो चलेगा। उसके बाद में आपको एक डिग्री या मार्कशीट यहाँ ठप्पा लग गया कि आप मास्टर बनने के योग्य हैं। फिर उसके बाद में ये तो आपका क्या हुआ, लक्ष्य पूर्ण हो गया, लेकिन इस लक्ष्य के पीछे उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सिलेक्शन, प्रोफेसर और आगे तक बढ़ना। उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति तक सीमित होते हैं। जैसे जैसे हमारा लक्ष्य बदलता है हमारे उद्देश्यों में भी परिवर्तन होना चालू हो जाता है। अब जैसे हम आगे बढ़े तो हमने क्या किया कि अब जब अपनी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, पहला लक्ष्य और उद्देश्य कंप्लीट हो गया, लेकिन उसी के साथ हमारा दूसरा लक्ष्य और उद्देश्य स्टार्ट हो गया, यानी कंपटीशन की तैयारी, मास्टर बनने की तैयारी। उस तैयारी के लिए फिर हमें वही प्रोसेसिंग से गुजरना होगा, यानी जो पूर्व में ट्रेनिंग ली थी वो, उसके अलावा उससे रिलेटेड जितनी भी तैयारी है हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है वो सब हमें करनी होगी।
और जी जान से करनी होगी। जब हम वो कर लेंगे फिर हमारा एग्जाम होने के बाद अचीवमेंट यानी हमारी उपलब्धि हो जाती है, तब हमारी फतह हमारी जीत है। और नहीं होती है तो फिर वापस पहले सिरे से स्टार्ट करो, स्टार्ट टू स्टार्ट और फिर वापस तैयार। तो माइक्रो टीचिंग भी वैसी ही है, यानी आपने स्टार्ट किया सीखना और सिखाना। उस सीखने में जहाँ से आपने परीक्षा के लिए तैयारी की जैसे वैसे ही पढ़ाने की स्किल्स की तैयारी, ठीक है। पहले प्लानिंग, यही तो है ना, योजनाएं बनाई, फिर शिक्षण किया, फिर शिक्षण में फीडबैक मिला, यानी अगर हम पास हो गए तो जैसे है ना, और उसका फीडबैक हमने क्या दिया, औरों को दिया कि आप ऐसे करना, मेरा ऐसे काम हो गया। तो वापस से प्रोसेस तो घुमाना, उसी से आपको पुनर्बलन मिला। पुनर्बलन मिलने से क्या हुआ कि आपने अगर सेकंड ग्रेड क्लियर कर लिया है या फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर लिया है तो आप में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा और आप क्या सोचेंगे कि चलो ये तो ज्वाइनिंग करते हैं, अब आगे की तैयारी हो गई। तो उससे फिर आपके उद्देश्य समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहा और लक्ष्य भी बदलते रहे, उनकी प्रोसेसिंग भी बदलती रही। ऐसे ही माइक्रो टीचिंग में हमने जब स्टार्ट में बात की थी तो हमने क्या कहा था कि सर्किल दोनों सिस्टम में चलेगा। अगर अच्छा है तो और अच्छा करने के लिए और खराब है तो उसे सुधारने के लिए। रही बात टाइम की, तो हम छोटा ग्रुप इसलिए बताते हैं, उससे भी अपन ने बात की थी कि भारतवर्ष है, यहाँ पर हम बहुत संख्या में बहुत तरह के लोग रहते हैं, सभी के पास सारी व्यवस्थाएं नहीं होती। अमीर और अधिक अमीर है तो गरीब और अधिक गरीब है। हम दावे बड़े बड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है, उन बातों को छोड़ दें। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज कुछ लोग ऐसी जगहों पर भी पढ़ रहे हैं जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो पेपरलेस पढ़ाई पेन ड्राइव से और लैपटॉप से कर रहे हैं, सब तरह की कैटेगरी है। तो ऐसी स्थिति में विदेशों में क्या है वो अलग सिस्टम है, लेकिन अपने भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्थाओं के अभाव के बावजूद हम प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने आप को बेस्ट कैसे बना सकें। तो टीचिंग के एरिया में माइक्रो टीचिंग वही हमारा प्रथम चरण कहलाता है। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी काम बिना उद्देश्य के पूरा नहीं होता, चाहे कोई भी हो। आप कोई भी चीज ऐसी बता सकते हैं जहां पर बिना उद्देश्य के अपन काम कर सकते हैं? बताओ, है क्या कोई चीज ऐसी? तो जब उद्देश्य हर चीज से जुड़ा हुआ है और उद्देश्य से ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गई? उद्देश्य। तो माइक्रो टीचिंग की डायरी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल की, तो यहाँ पर जो ये लिखा है इसमें कार्टर पीवुड, डीवी और इन दोनों ने जो बताया है उसके संदर्भ में है कि उद्देश्य पूर्व निर्धारित तथा कार्य या प्रक्रिया को मार्ग प्रदान करना है। इसमें से हम इनकी परिभाषा की हमने मेन शब्दों को लिया समझाने के हिसाब से, यानी पूर्व निर्धारित अभी अपन ने इतनी सारी बातें करी कि आपका मूल उद्देश्य क्या है। पूर्व में निर्धारण किया कि मुझे तो अब चलो कहीं नहीं हो रहा, हारे का सहारा पावर बेटा IAS RAS प्रशासनिक सेवाओं में नहीं हो रहा है तो चल B.Ed तो कर ले, हो जाए तो ठीक है, नहीं हुए तो मास्टर तो बन ही सकता है, और भी नहीं है तो प्राइवेट और इतने विविध स्कूल हैं वहाँ पर तो धक्का लग ही जाएगा, है ना। तो वो वाली सिस्टम के आधार पर क्या हुआ, उद्देश्य पूर्व में कर लिया ना अपन ने, ठीक है। कार्य या प्रक्रिया को मार्ग प्रदान करना, कार्य प्रक्रिया प्रोसेसिंग, जो अभी अपन ने बात की थी कि उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम स्टेप टू स्टेप चलना। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे अगर हम बिना स्टेप के काम करेंगे तो पूरा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही हमारा काम पूरा होगा। फिर इसके बाद में इन्होंने भी यही बात की है, पूर्वदर्शित
पूर्व निर्धारित या पूर्वदर्शित बातें की शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। क्लियर है। इसके बाद में लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य क्या हुआ, टीचर बनना। भाई ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं तो टीचर ही बनेंगे, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी तो बनेंगे नहीं। हाँ वो बात अलग है कि प्रमोटेड होते 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 बीएलओ वगैरह और कुछ पहुँच जाए, ठीक है, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन वर्तमान लक्ष्य तो हमारा मास्टर बनना ही है ना, ठीक है। फिर एक क्रिया को दिशा निर्देशन देना, यहाँ पर कार्य या प्रक्रिया को मार्ग प्रदान करना या दिशा निर्देशन देना, सेम चीज। डायरेक्शन पता होगा तो ही तो मंजिल तक पहुंचेंगे, अगर डायरेक्शन ही गलत होगा तो हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अरे यार कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड से कर रहा हूँ, उत्कर्ष से कर रहा हूँ, मैं तो खाली नोट्स लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ, ऐसी बातें करते हो ना तो क्यों पढ़ते हो, ये इसके वहाँ का रिजल्ट टेस्ट करना, यही करते हैं ना अपन। तो दिशा निर्देश यानी यहाँ पर पहुँचने के लिए जो पहले से सोच रखा है कि मुझे ये करना है, उस लाइन तक पहुँचने के लिए आपको कौन देता है, ये दिशा निर्देश देता है। फिर व्यवहार को परिवर्तित करता है। व्यवहार को परिवर्तित का एग्जाम्पल, जैसे आपने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी स्कूल के जमाने में कि महात्मा गांधी ने मांसभक्षण किया तो उनके पेट में उनको ऐसे लगा कि बहुत बढ़िया अंदर से आवाज आ रही है, लगा ना हमको, अब वो तुमको पता, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो भक्षण किया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ये हुआ तो व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल अपन बहुत समय से सुनते आ रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, उनका किससे व्यवहार परिवर्तन हुआ, नाटक के, यही परिवर्तन गांधी जी का भी हुआ, सत्य का पालन करना उस नाटक के लिए से, हरिश्चंद्र के नाटक के लिए से, और हरिश्चंद्र को मिसाल है ना सत्यवादिता की। ऐसे हमारे बहुत सारे उदाहरण बड़े बड़े हैं। तो समझ में आया कि जब आदमी काम करता है तो उसके आचरण में दिखता है। यहाँ पर क्या हुआ, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर इन सब ने ये काम किया हुआ है, जो अभी हम काम कर रहे हैं। मजा तो तब आता जब ये साथ खड़े होकर उसको करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके उद्देश्य हो गया नृत्य, तो यहाँ पर तो परिवर्तन होगा ही नहीं, शून्य रहेगा। अगर ऐसा करें तो अगर ये करते तो आपको और अच्छा लगता ना, लेकिन इन्होंने क्या करा, आता है नहीं आता है इसका तो पता बात की बात है, लेकिन जब सामने आएंगे तभी तो पता लगेगा कि अंदर क्या है। पेमेंट का पता कैसे लगता है, जब आप उस काम को करेंगे। जब आप करेंगे ही नहीं तो अपने वो मशीनें थोड़ी है अस्पताल वाली बड़ी बड़ी जो और आपकी स्कैनिंग करने के लिए अंदर इसके क्या है। यहाँ पर तो प्रदर्शन होगा व्यवहार के द्वारा, प्रैक्टिकल है ना, ये स्कैनिंग थोड़ी होगी। तो ये वाली चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब है अपनी बात उद्देश्यों का निर्धारण किस बेस पर होता है, शिक्षार्थी, शासक और समाज। अब यहाँ पर शिक्षार्थी कौन है, लर्नर, आप लोग सीखने वाले, क्लियर। ये केंद्र बिंदु होता है और अधिगम शिक्षक की सफलता या असफलता पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मैं तो पूर्ण तरह असफल हूँ, कैसे कि इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो ये मेरी असफलता का ही तो प्रतीक है, एक नहीं संख्या में मान। तो सोचो इससे एक सुंदर अपमान क्या हो, इज्जत के साथ जबकि ऐसी बात नहीं है, सीखा सब नहीं है और कर सकते हैं, लेकिन अगर करना ही नहीं चाहे तो हम क्या कर सकते, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये अधिगम यानी सीखा कितना इन्होंने, ये किससे दिखेगा, इनके रिटर्न
वर्ड से। समझ में आ गया? यहाँ पर दिए गए डैमो से उससे समझ में आएगा कि इन्होंने क्या सीखा। जब ये करेंगे ही नहीं तो ना तो यहाँ पर हमारी सफलता जारी होगी ना असफलता जारी होगी, क्योंकि करना तो दोनों में जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि सामान्य पंक्ति गीता की बोलते हैं अपन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तुम इंसान, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोलते हैं। तो आप चाहे बोले या नहीं बोले, परिणाम तो भुगतना होता है। परीक्षा में जो लिखेगा उसकी कॉपी में वैसे नंबर होंगे, जो प्रेजेंटेशन देगा उसके वैसे नंबर होंगे, और जो छोड़कर आएगा उसके वैसे नंबर होंगे, और जो खाली छोड़ी आएगा तो उसके और भी बड़े नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? तो यहाँ पर कौन होता है? सीखने वाला मुख्य बिंदु होता है। टीचर अपना साम दाम दंड भेद लगाकर जो भी युक्तियां हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उन सबको उपयोग में लेते हुए सिखाने का प्रयास करता है। लेकिन बच्चा कितना सीख रहा है या कितना नहीं सीखा है, ये उसके सीखने पर डिपेंड करता है। फिर है शासक व समाज। शासक किसको कहेंगे अपन? बताओ। यानी अपने कालों में डिवाइडेशन होता है समय के आधार पर, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और वर्तमान काल। नालंदा शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय, पहले आर्यकालीन गुरुकुल परंपराएं। तो जैसे जिस समय जो शासक थे और जैसा समाज था, तत्कालीन और वर्तमान, उसी के आधार पर इन समस्याओं में यानी नागरिकों का निर्माण करने में के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण होता है। बीच में आपने अभी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। अपने यहाँ पर अभी कितनी उठापटक हुई है राजनीतिक मुद्दों में और भारतवर्ष में 370 और बहुत सारी चीजें। उससे भी पहले हुई थी बहुत बड़े बड़े फैसले, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम और भी बहुत सारी चीजें जिनकी अपन बात करें। आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सैन्य की दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन और खिलाड़ियों की दृष्टि से भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जहाँ पर जिस समय जिस तरह की समाज की व्यवस्थाएं होती है और जो शासन करता है, उसी के आधार पर वहाँ की जो जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों में बदलाव होता रहता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब आपने देखा होगा कि आपकी इस क्लास में भी हिंदी मीडियम, अंग्रेजी यहाँ पर है। ये इसके लिए लिखा है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब ये वाली चीज अभी बताई है आपको, उसमें यहाँ पर देखा आपने पढ़ लिया, ये लिखे हुए हैं आपके पास, है ना, सबके पास है ही। अब है विद्यार्थी के शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति अभी मैंने आपको बताई कि मुस्लिम स्कूल होगा तो उसके हिसाब से होगी, संस्कृत स्कूल होगा या गुरुकुल परंपरा होगी तो उसके हिसाब से होगी। ठीक है, और सामान्य स्कूल है हिंदी इंग्लिश मीडियम, जहाँ पर हम पढ़कर निकलते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसके हिसाब की व्यवस्था होगी। प्रकृति में होता है यहाँ का सिलेबस। जो बात यहाँ पर देखी अपन ने, शासक और समाज, यानी समय की मांग के आधार पर सिलेबस में क्या उठापटक होनी है, कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी चीज हटानी है। अभी बीच में मुद्दे उठे थे कि हमारा इतिहास में कुछ गलत लिखा हुआ, आपको ध्यान कौन से? वो तो अभी उसमें क्या है कि काफी है, जो जैसे मान लो अभी जैसे वो उसमें बताया कि राणा सांगा वाला मुद्दा था। उसमें ये बताया गया था कि राणा सांगा को ऐसे बोला था कि ये ना उसने बाबर को बुलाया था यहाँ पे,
जबकि वो जिस बुक का रेफरेंस दे रहे हैं ना, बाबरनामा, वो तो स्वतंत्र द्वारा लिखी हुई किताबें दे रहे हैं। मतलब जो भारत का देश का नागरिक ही नहीं है वो भारत की किताब लिख रहा है, उसको अपन रेफरेंस के रूप में भारत में कैसे पढ़ा सकते हैं? दूसरी चीज यहाँ पर ऐसी बहुत सारी आप अगर देखेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण ऐसे अपने को मिल जाएंगे, है ना, जहाँ पर इतिहास की दृष्टि से उसके सत्य को छुपाकर प्रकट किया गया है। लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि जो इतिहास लिखवाता है तो वो कौन हो जाता है, और जिसका दौर होगा वो अपनी बुराई करेगा, है ना। मैं ये थोड़ी कहूँगी जैसे अपन आरती में बोलते हैं भगवान कहेंगे मैं मूर्ख खंडकामी मैं सेवक तुम स्वामी। अभी मैं कहती हूँ मूर्ख है और उससे मैं बोलूँ तो अच्छा आपने किसी बोल दिया, घर वालों को है ना। और ऐसे समूह में हम बड़े डर से बोलते हैं मैं मूर्ख खंडकामी बोलते हैं ना, और किसी को बुरा भी नहीं। तो ये वाली चीजें कहने इनका प्रकृति समझ में आ गई कि कैसे होता है, क्लियर है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान। अब अपन किस सेक्टर से जुड़े हैं, है ना, और इसका संबंध किससे हो गया, मन से। भाई 3 शब्द हो गए, शिक्षा मन और विज्ञान। शिक्षा का संबंध मन से, और मन को भी साइंटिफिक तरीके से समझाना, वैज्ञानिकता का कुछ डालने, तो मनोविज्ञान, ठीक है। इसी आधार पर नियंत्रित करते हुए जैसे शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के जो सोपान हैं वो क्या क्या है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य किसको बोलोगे, सामान्य अपन किसको बोलेंगे, उद्देश्य। मास्टर बनना सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सब्जेक्ट टीचर बनना वो भी फर्स्ट ग्रेड का विशिष्ट उद्देश्य। क्लियर हो गया, यानी यहाँ सब बैठे हैं, सबको डिग्री 1 मिलेगी टीचर वाली, सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट क्या हुआ, स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन। किसमें हो गया, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक ही विषय के नहीं हैं, कोई एक आध होंगे जो समानता लेकर होंगे विषय लगवाते हैं, जिनमें समानता होगी, बाकी सब अपने अपने माध्यम और अपने अपने विषय अनुसार प्रवीणता लेकर अपने अपने सेक्टर में चले जाएंगे। हो सकता है कोई कॉलेज लेवल तक पहुंच जाए, विकास अधिकारी से भी ऊपर पहुंच जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। कोई सवाल? अब है इसके बाद में पाठ्य वस्तु विश्लेषण, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि जहाँ पर जैसा देश वैसा देश, यानी जिस सेक्टर में हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर जैसी पढ़ाई होगी, जिससे संबंधित होगी, जैसा समाज होगा, ठीक है, उसी के आधार पर आपका सिलेबस होगा, उससे बाहर नहीं होगा। आवश्यकता जहाँ जिस समय जैसी होती है, जैसे अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो स्वतंत्रता हमारा मुद्दा था, तो वहाँ पर उस समय जो प्रेस और जो लेख वगैरह जो चलते थे उसमें उसी तरह की बातें होती हैं। आज जो मांग है समय की, जो समाज की मांग है, उसके हिसाब से यहाँ पर कोर्स में पाठ्य में विश्लेषण किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मौन रह जाओगे तो ये तो पीटने लायक ही नहीं है। फिर है शिक्षण नीतियों का निर्धारण। किसके लिए? नीतियों का निर्धारण हम किसके लिए करेंगे, यानी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे किसको प्राप्त करने में? पहले अपने उद्देश्य, कॉमन तो सबके एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन है तो उन सबको हम कैसे पूरा करें। मान लो हमने मुद्दा बना लिया कि 370 के बारे में, या अभी और भी तो हुए थे ना, और भी नए नए मुद्दे उठे थे, कौन कौन से हैं, किसको ज्ञात है?
हाँ, वक्फ बोर्ड वाला। तो उसके लिए मान लो वक्फ बोर्ड और भी के मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वैसे सुंदर सुंदर जो भी उठा पटक हुई है वो ऐसे टॉपिक लेके आना, ऐसे सबोने टाइम वाले मत लाना। अगर किसी के पास राजनीति और इतिहास है तो, है ना, ऐसे मत ले आना कि हाँ, तो चुनाव का मतदान का भी हुआ था, बहुत सारी चीजें हैं। और उससे पहले एनसीए ना वो जो भी है सीए इस सबको अपन बात कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, लेकिन उस विश्लेषण के लिए हमें उनको सामान्य रूप से समझाने के लिए कौन सी नीतियाँ अपन ने अपनाई, जिससे जो नहीं जानता है वो भी उसको समझ जाए और आसानी से आगे उसको दूसरों को पहुंचा दे, ताकि वो भी उसे समझकर पूरा कर दे। मान लीजिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन उसका किसी को पता ही नहीं होता है, और जिनको पता होता है वो अपने स्तर पर उसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन दूसरों तक उसको पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन अपन उस पर लेसन प्लान बनाकर अपने जितने मिलने वाले हैं उससे संबंधित नीतियों का निर्धारण करके और अगर ये आगे पहुंचाते हैं तो सामान्य उद्देश्य तो हुआ अपनी जानकारी, और विशिष्ट क्या हुआ, जिनको आवश्यकता है उन तक पहुंचाना। तो ये सब चीजें देखते हुए अगर हम काम करते हैं तो इसके आधार पर देखो, सबसे पहले सामान्य, फिर विशिष्ट, और विशिष्ट के बाद में जो कंटेंट समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है अपने कोर्स से जुड़ा हुआ वो हो गया। होने के बाद उसको डिस्प्ले करने के लिए या उसको समझाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमने जिन जिन चीज़ों का उपयोग किया, ठीक है, उन सब चीज़ों को हमने कैसे प्रेजेंट किया, उसके बेस पर हमने शिक्षार्थियों के अपेक्षित व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन देखे। यानी मान लीजिए मैंने वो उनके वो था ना, वो कौन सा वो पहनते हैं, बोरका वाला भी तो चला था मुद्दा, हाँ हिसाब, तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था, ठीक है। फिर उसके लिए भी कानून आया था, 3 तलाक वाला भी चला था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अपन ने ये बताया, बिल जो पारित होते हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, उनकी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसे देखने के बाद में समाज में लोगों में क्या व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है या वास्तव में उनको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो परिणाम दिखेगा, जैसे राम मंदिर बना, जैसे विधेयक पारित होकर के 370 क्लियर हो गया, ठीक है, वक्फ बोर्ड भी क्लियर हो गया। तो ऐसे वो क्या हुआ कि वहां पर अपने को ये परिवर्तन देखने को मिला। ये तो वे बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन अगर अपन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अपने तरीके से इनको अगर लेते हैं तो मान लीजिए किसी के पास पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम स्कूल सब्जेक्ट बोलते हैं, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, ठीक है, वो अगर अपन लेते हैं 370 CAA या उससे संबंधित जितने वो अभी मैंने जो बोला हिसाब वाला और वो वाला, तो जो भी बिल पारित हुए तो अगर कानून से उसको जोड़कर देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या करेगी, मान लो आपने अपनी क्लासेस कौन सी होंगी, 6वीं से लेकर 12वीं, अब उनके सिलेबस में सिविक्स तो है लेकिन उनको ये सारी चीजें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम पाठ्य वस्तु का विश्लेषण नहीं करते, क्योंकि वो तो रूटीन में पढ़ रहे हैं, वो सामान्य उद्देश्य में पास करना होता है। अपना होता है विशिष्ट उद्देश्य, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बढ़िया से बढ़िया टॉपिक हम लें और उसको विद्यार्थियों को अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, यानी परिवर्तन क्या आएगा, जैसे मैंने आपको समझाया और वो मुझे मिले कि वास्तव में बच्चों को समझ में आ गया है, लेकिन मेरा समझाया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात बता हमारा यहाँ इसलिए। तो यहाँ पर हम जो भी टॉपिक लेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड
टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामने वाले में जो चेंजेस मिलेंगे, ये काम होता है। और ये किस पर आधारित होता है? मनोविज्ञान विषय वस्तु की प्रकृति और विद्यार्थी के उद्देश्यों को, शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यहाँ पर समझ में आ गए? यहाँ पर यही बात मैंने अक्टूबर पढ़ाते हुए भी बोली थी। मैंने कहा अभी कि इसमें कुछ चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पढ़ाते समय होकर के क्लियर कर दी है। ये परंपरागत और गैर परंपरागत, ये भी आपको क्लियर करा हुआ है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बताइए प्राथमिक और प्री प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती है? कौन बताए? अब इतना तो बता दो। प्री प्राइमरी तो फर्स्ट से नर्सरी से खड़े होकर बोलते हैं ना। प्री प्राइमरी तो फर्स्ट नर्सरी से फर्स्ट तक की और प्राइमरी फर्स्ट से फिफ्थ तक। बैठ, तुम लोग स्कूल ही गए या तुम्हारे घर में बुआ हुआ नहीं है, तो मासी वगैरह नहीं है, तो जानते ही नहीं या पास पड़ोस में भी नहीं जाते, कोई स्कूल ही नहीं है दूर दूर तक। आप नहीं बताएंगे तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पर तो ये भी बता पाओगे या नहीं, या छोड़ दूँ? अपनी जो क्लासेस स्टार्ट होती है इनमें से कहाँ पर से होती है, ये कौन बताएगा? उच्च प्राथमिक नहीं होता। उच्च प्राथमिक कौन सी क्लासेस तक होती है? तो फिर वो क्यों नहीं होती? वो क्यों नहीं होती है? उच्च प्राथमिक में कहाँ तक में कक्षाएं आती हैं? 6 to 8 भी आती है, और पहली से 8वीं तक का भी कोई स्कूल हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये भी हमारा काम का होता है। बात अलग है कि यहाँ पर हमें 3 क्लास मिलती हैं, ये भी हम ले सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तो नहीं पढ़े, ठीक है। उपासियाँ आगे चालू हो गई हैं। अब है ये क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर है शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक। अब इसमें कारक शिक्षण कार्य में स्पष्टता क्यों किया जाता है? उद्देश्यों का निर्धारण कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं, आज आपको यहाँ पर बिठाया क्यों है। यहाँ पर अगर हम ये शुरू कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। कौन सा उद्देश्य स्पष्ट है? कौन सा उद्देश्य स्पष्ट करता है आज हम इकट्ठे हुए हैं? बताओ। खड़े होकर बोलते हैं। समझने का माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल, जो कंप्लीट कोर्स का बेस है, चाहे वो इंटर्नशिप वाली डायरी हो या आपकी डेली लेसन डायरी हो, क्रिटिसिज्म लेसन हो या फाइनल लेसन हो या माइक्रो टीचिंग वाली डायरी, सब जगह यही है। जैसे भगवान का विराट है ना। तो उसी तरह से हमारा क्या है आज की कक्षा का उद्देश्य? शिक्षण कार्य में स्पष्टता लाने के लिए, यानी माइक्रो टीचिंग में शिक्षण कार्य हमारा क्या है? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में स्पष्टता लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्लियर करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल हमारी क्लियर होनी है। जब ये लिखना ही नहीं आएगा तो पहला कदम ही नहीं चल पाएंगे, तो आगे क्या करेंगे? बैठिए। फिर दूसरा क्या हुआ? कार्य सीमित। यहाँ पर कार्य सीमित की बात बिल्कुल पीछे चले जाओ। जो अभी प्रश्न यहाँ पर प्रियंका से किया था और उसके बाद में उन दोनों से किया था, ये वहाँ पर हाईलाइट करते हुए उससे कनेक्ट करके बताओगे तो आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए प्रियंका ही बता सकती है कि उसने क्या बोला। खड़े हो जाए। बात है 370। बोल।
विद्यार्थी में जो आप पढ़ रहे हैं राइटिंग स्किल्स में मैम, इसमें ये कि कार्य सीमित की इसके जो भी कार्य है ना वो सीमित तरीके से, पता नहीं यहाँ पर समस्या क्या है। खड़े हम हो गए हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है। वो जो दिशा वाली बात थी ना हमारी, दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन पता नहीं कि बोलना मुझे क्या है और कैसे बोलना। फिर तो जैसे पहले से सोचा था अंधेरे में तीर चला देते हैं, पर शौमान नहीं है ना, शब्द में नहीं आता है, ना राजा दशरथ है ना अन्य कोई ऐसे व्यक्ति हैं। तो इसलिए जब नहीं आगे तो सहजता से स्वीकार कर लेना, कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, आप ये भी कह सकती थी कि हाँ मैं समझ तो पा रही हूँ लेकिन मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊँ। ऐसा कहने में हम छोटे नहीं हो जाते। ठीक है, बैठिए। यहाँ पर क्या हुआ, पहली बात समझ में आ गई कि माइक्रो टीचिंग को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमने आज की क्लासेस को किया। उसके बाद में कार्य सीमित कार्य कैसे हुआ, क्योंकि माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट कंडीशन क्या है, कक्षा छोटी है ना, समय का कम, तो अपने आप सीखें। इट मीन्स हमें टुकड़ों में डिवाइडेशन करना होगा, समय को ध्यान में रखते हैं। तो जो भी हम सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर टॉपिक लेते हैं, उन टॉपिक्स को हमें सीमित करते हुए काम करना होगा। लेकिन सीमित करने में हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी यानी मुख्य जानकारी जो जरूरी है वो नहीं छूटनी चाहिए। जो जरूरी है वो जरूर आनी चाहिए, और जो जरूरी नहीं है तो इधर उधर की बातें कम होनी चाहिए। फिर है शिक्षक व विद्यार्थी में अंतःक्रिया। जो ट्रायंगल देखा है अपने, त्रिभुज है ना, तो ये हो गया मास्टर जी, किधर भी करूँ बात एक ही है। ये हो गया अपना कंटेंट है ना, और ये हो गया स्टूडेंट। इनको किधर भी बिठा लो, जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक अपना काम नहीं होगा। क्योंकि अंतःक्रिया इंटरेक्शन तभी होगा अगर ऐसे रहेंगे तो नील बटा सलमान है ना, कुछ नहीं मिलेगा, बस यही मिलेगा है ना। ठीक है, तो कोई अब ये वाली चीज समझ में आ गई। यानी सबसे पहले अगर पाठ्य वस्तु लेते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। उसका चेंज कहाँ दिखेगा, हमें इसमें दिखेगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको क्लियर बनाना होगा। क्लियर करने के लिए हमें उसको स्टेप बाय स्टेप में जो अपने वहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन समझाने और लिखवाने का प्रयास किया गया था, उसमें आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल, उसके बाद में इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चन वाले प्रश्न लेखन के बाद में पुनर्वलन, जो भी है वो क्रम जिस क्रम से आपको बताया गया था उसी क्रम से आपको करते हुए इस कार्य को सीमित करते हुए चलना होगा। लेकिन इस चलने में अपने को यहाँ पर इंटरेक्शन चाहिए, अंतःक्रिया चाहिए। वो किसके बीच में होगी, इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो मस्ट है। बाकी थोड़ी करेंगे अपन, ऐसे क्या बात करेंगे भाई। टीचर है तो टीचर के बीच में तो कंटेंट का कंपलसरी हो गया ना, बाकी थोड़ी बात करेगा, थारी मारी थोड़ी करेगा चबूतरे वाली चाची की तरह कि पड़ोस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन के लिए ये कंपलसरी हो गया। फिर है कठिनाइयों को दूर करने के उपाय। बात अपन ने की थी सर्किल की, है ना, तो सर्किल में अपना क्या था, सबसे पहले फिर वापस फिर तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जो यहाँ पर फीडबैक वाला पॉइंट आ रहा है 2 बार, और पुनः पाठ्य योजना का निर्माण आ रहा है, वो किसके लिए है, कठिनाई किसकी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है और इसकी भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। और किससे रिलेटेड हो सकती है, इससे रिलेटेड हो सकती है। क्यों हो सकती है कि कई बार आपने देखा होगा कुछ टीचर्स अपने किसी एक टॉपिक पर महारत हासिल करने के बावजूद भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको समझाने में उनको पसीना आ जाता है।
ठीक है। अगर ऐसे में हम अगर दूसरों की मदद लेकर के उस कार्य को सरलतम तरीके से समझा सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं तो उसमें उसको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूल उद्देश्य क्या होता है अपना कि इसको स्पष्ट करना और जिसमें चेंजेस लाने, चेंजेस से मतलब है कि उसको नींद में भी पूछा जाए तो तुरंत वही बोले जो उसको सिखाया है। जैसे सेनाएं देखी ना आपने, मार्च पास्ट करते सबके कदम चलते हैं, अगर किसी एक का भी गलत हुआ तो सारे के पड़ेंगे। तो ये वाला परिवर्तन कब आया? जब उन्होंने अभ्यास किया। और यहाँ पर माइक्रो टीचिंग क्या कहलाती है? यही अभ्यास करवाती है, टीच और रिटीच। ठीक है। फिर है जब आपकी प्रॉब्लम यानी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, यहाँ कमी है तो ये दूर करें, और अगर यहाँ कमी आ रही है तो इनकी कमी को दूर करें, इसलिए सर्किट तो चलेगा। फिर है सरल करने वाली विधियां। आप ये किस पर आधारित हो गई? इन दोनों पर जो अपन ने बात करी थी यहाँ पर शिक्षण नीतियां, ये इसी का आधार है। ठीक है, क्योंकि नीतियां, शिक्षण की नीतियां क्या हो गई? सरल तरीके से उनको करते हुए जो भी अपन ले रहे हैं यानी सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर, उसको समझाने के लिए, उस पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए हमें इन सब की आवश्यकता होती है। क्लियर है? बोलो, भूल जाओगे या याद रहेगा? आगे बढ़ जाओ या छोड़ दूं? पक्का? अब यहाँ पर है ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लियर है? इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अभी अपन ने बात की थी, ये सन लिखे हुए हैं, ये ब्लूम महोदय का है, और ये मौर्य और ट्रेटवाल, ये सिंपल सन। ये नाम विदेशी है, उच्चारण और नाम अपने स्तर पर देख लेना। हो सकता है उच्चारण दोष और लिखने में भी दोष हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ राम रहीम जैसे नाम तो हैं, तो यहाँ पर दोष हो सकता है। तो आप अपने स्तर पर अगर कोई हो तो अपने हिसाब से इसके स्पेलिंग वगैरह, नाम वगैरह देख लीजिए। अब इन्होंने ये बताया, यहाँ पर इसने भी इसको दिया, सब में समानता है। यहाँ पर क्रम भंग है, जो गलत है, वास्तविक क्रम यही है। ठीक है? हाँ, आप देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ की बात कर रहे हैं अपन ज्ञान। ज्ञान का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क को अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी में हेड। ठीक है? फिर ये दिल का होता है, भावों का संबंध तो दिल से ही होता है ना? और दिल को हार्ट, हेड, हार्ट और फिर हेड। 3H का खेल है ना? 3H यानी सबसे पहले ज्ञान, फिर क्रिया। अब बहुत पहले आपने सुना होगा कि शेक्सपियर का नाम अंग्रेजी में बहुत जाना माना जाता है, लेकिन हमारे संस्कृत के जो लेखक हैं उनकी तुलना भी शेक्सपियर से की जाती है। ऐसा कौन है जिनको शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास। ठीक है? कालिदास का सर्वाधिक प्रचलित नाटक है, सुना है ना? कौन सा है? शाबाश, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। और देखो यहाँ पर अभिज्ञान
अभी उपसर्ग, ठीक है। ज्ञान इट मीन्स नॉलेज, शाकुंतलम इट मीन्स नाम। कालिदास ने इस पूरे नाटक में एक ही बात कही थी कि शकुंतला की पहचान, ज्ञान यानी पहचान, और कुछ नहीं है इसमें। पूरे नाटक में एक ही बात, एक छोटी सी कहानी दे दी और उसमें ये बताया कि शकुंतला की पहचान कैसे, उसी को उन्होंने शब्द और रसों में बांध करके प्रेषित किया। शकुंतला बहुत ही ऋषि आश्रम में रहने वाली सुंदरी, परम सुंदरी, जिसका राधा जी का मन आ गया दुष्यंत का, और उन्होंने गांधर्व विवाह किया। गांधर्व विवाह करने के पश्चात दुर्वासा के शापवश राजा ने उसको अपनी राजमुद्रिका दी थी, और श्रापवश वो मुद्रिका पहाड़ी में चली गई। जब उसको छोड़ने गए तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं और लौटा दिया, लेकिन परिस्थितियों का चक्र घूमा। वो मछली जिसने उसकी मुद्रिका निकली थी, वो मुद्रिका वहाँ पर पाकशाला यानी रसोई घर में पहुँची। जब उसको चीरा गया तो मुद्रिका मिली, मुद्रिका राजा तक पहुँची और राजा को उसका उन्हें ज्ञान हुआ कि हाँ ऐसा कुछ था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अब ये नाम यहाँ पर लिखा है, वो इसलिए लिखा मैंने कि यहाँ पर सबसे पहले बात अपन ने क्या लिखा, इसलिए मैंने आपको ये बात। ज्ञान के दो पक्ष होते हैं। अगर आपने जो डायरियाँ हैं जो इनको दी गई हैं, पहले भी मिली हुई थी। ज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है नॉलेज और एक होता है रिकॉर्ड, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यस्मरण। स्मरण करना, याद करना। कभी कभी अपन जाते हैं रास्ते में तो अपने पास पड़ोस में जो भी देखते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, खान पान का तरीका हो या पहनावा हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम पलट कर देखते हैं अरे ये वो था क्या, फिर वो नहीं होता है तो हम वापस सामान्य होकर अपना काम करने लगते हैं। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? ज्ञान होगा, यानी हम पहले से ज्ञान करेंगे। ज्ञान हुआ तभी तो हम स्मरण करेंगे कि ऐसा। जब ज्ञान ही नहीं है तो स्मरण किस बात का? समझ में आया? तो ज्ञान के दो पक्ष होते हैं, यानी पहला क्या? नॉलेज, समझना कि कौन है। अब आप सबको देख करके हमें हमारे पुराने बच्चे भी याद आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनमें सिमिलर होती हैं। कुछ अच्छी यादें छोड़कर जाते हैं और कुछ सुंदर यादें छोड़कर जाते हैं, और कुछ की तो इतनी सुंदर होती हैं तो छाप तो दोनों की होती रह जाए, वो कंस हो जाएगी हमें। याद तो दोनों ही करते थे ना, तो दोनों ही याद किए जाते हैं। कारण जो भी, रावण भी तो राम को याद करता था, और उनके भक्त राम के भक्त परम भक्त हनुमान भी उनको याद करते हैं। पर याद तो दोनों करते हैं। इसी तरह हमारे भी यहाँ पर दोनों रहते हैं। तो इस तरह से ज्ञान के दो पक्ष कौन से हुए? नॉलेज और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के आधार पर यहाँ पर अगर अपन वापस बात करते हैं तो पहले ज्ञान क्या हुआ? अरे वो अंगूठी जैसे ही मिली तो उसको क्या हुआ? पहले से मिले हुए थे ना, तो उनको क्या ज्ञान आया? अच्छा उस आश्रम में वो मिली थी, ये उसको दी थी, मैंने वो है। तो उसी के बेस पर उसको अंगूठी को देखते ही क्या हुआ? स्मरण हुआ ना। तो अगर पहले ज्ञान ही नहीं होता तो स्मरण कहाँ से होता? तो ज्ञान के दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आप अपने घर में देखें, चाहे आसपास घटित होने वाली चीजें देखें, आप अपनी एक्टिविटी को भी अगर नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये चीजें हमारे साथ प्रतिदिन होती है, कि हम जिनके बारे में जानते हैं हम ऐसी चीजें करते हैं। कई बार जैसे फोन रखे होते हैं सबके घर में, एक साथ उठा लेते हैं, अरे नहीं ये मेरा है, सीमित कर जाता है। तो ज्ञान तो था फोन ऐसा है मेरा, लेकिन अगर दूसरे का उठाया तो अपने क्या करा?
लग रहा था स्मरण में है मुझे कि मेरी चीज क्या है, लेकिन ये गलती से लिया क्लियर ये मेरा नहीं। जैसी बात अभी मैंने कही कि अगर पलट कर देखते हैं, अरे वो था कपड़े रखने की, ऐसा लगा कि वो नहीं था। पिक्चर्स के आप देखते हो हेयर स्टाइल और पहनावा हम फॉलो करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उनका आचरण हमारे जीवन में हम उतार लेते हैं, उतारते हैं जैसे है ना। तो तुरंत सबको ध्यान आया ना कि ये कहाँ चलता है, आया नहीं है, किसमें चलता है, आया ना। तो अगर ज्ञान ही नहीं होता तो ये स्मरण कहाँ से होता? आ रही है बात समझ में। ऐसे ही आपने देखा होगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जिनको अवसर मिला होगा अपने बच्चों के साथ एडमिशन करवाने का, पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है ना, ठीक है। तो कई बार पेरेंट्स नहीं जाते तो बुआ मासी मामा को भी जाना पड़ता है, होता है। कोई बात नहीं, अगर अवसर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, और आगे तो मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ, जब देने जाओ इंटरव्यू तो मेरी बात हो जाता है, हो सकता है मेरा चैनल कोई